नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खालिस्तान के विचार की जड़ पर हो प्रहार। एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं, किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करते। भगोड़े अमृतपाल की वजह से खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सतह पर है। यह मुद्दा किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। आखिर खालिस्तान का रक्त बीज जड़ से खत्म क्यों नहीं होता? ये प्रश्न अमृतपाल और उसके समर्थकों पर हुई हालिया कार्रवाई के कारण प्रासंगिक है। यूं तो सभी राष्ट्रीय दलों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कार्रवाई का समर्थन किया, किंतु अकाली दल दबे स्वर में इसका विरोध कर रहा है। वहीं सिखों के 5 तख्तों में सबसे पुराने और अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार युवा रिहा नहीं हुए तो वे आगे की योजना पर काम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली, खालिस्तान विरोधी अभियान से पंजाब लगभग अप्रभावित और शांत है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बसे चरमपंथियों द्वारा भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले के रूप में ही हिंसा के मामले सामने आए हैं। दूसरा, खालिस्तान विचार की जड़ें भारत में हैं, किंतु इसे जन्म देने और इसका पोषण करने में विदेशी शक्तियों का हाथ है। यह सर्वविदित है कि पिछली सदी के 90वें दशक में क्या हुआ था। पंजाब में अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को प्रोत्साहन दिया, किंतु वे उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। चूंकि खालिस्तान की कल्पना विदेशी है और इसे 100% भारतीय सिखों का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए तब भिंडरावाले के निर्देश पर निर्दोष हिंदुओं के साथ ही देशभक्त सिखों को भी चिन्हित कर मौत के घाट उतारा जाने लगा। इससे पंजाब के हिंदुओं और सिखों में भिंडरावाले के प्रति आक्रोश बढ़ा। राजनीतिक लाभ से प्रेरित कांग्रेस की बांटो और राज करो की परिणति 2 सैन्य अभियानों के रूप में हुई। इसमें स्वर्ण मंदिर की मर्यादा भंग हुई, उससे श्रद्धालुओं के मन को गहरा आघात पहुंचा। इसी कारण इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस प्रायोजित नरसंहार में हजारों निरपराध सिखों को अकेले दिल्ली एनसीआर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस कलंकित इतिहास को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल और उसके समर्थकों के प्रति अकाल तख्त और अकाली दल सहानुभूति रख रहे हैं, तो क्या वे पंजाब को पुनः उसी रक्त रंजित दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? अमृतपाल 19 वर्ष की आयु में दुबई चला गया था। तब तक न तो उसने सिख पंथ की विविधता दीक्षा यानी अमृत चखना जिसको बोलते हैं ली, और न ही गुरु परंपरा के अनुसार केस रखे। वह दाढ़ी भी छटवाता रहा था। माना जाता है कि अलगाववादी विचारों से प्रभावित अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अन्य भारत विरोधी शक्तियों के संपर्क में आने के बाद 25 सितंबर 2022 को भारत लौटा और आनंदपुर साहिब में पहली बार अमृत छकने के बाद से भिंडरावाला गणवेश भी अपना लिया। पंथिक अवज्ञा के गंभीर आरोपों के अलावा अमृतपाल पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसमें 23 फरवरी का वह अजनाला प्रकरण भी शामिल है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर सिख मर्यादा पर आघात किया गया। क्या कोई सच्चा सिख ऐसा आचरण स्वीकार करेगा? खालिस्तान विमर्श अलग अलग रूपों और सघनता के साथ देश के समक्ष प्रस्तुत होता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध तो लड़ते हैं, किंतु इसके विषाक्त विचार को ध्वस्त करने का प्रयास कभी नहीं करते।
भारत को खालिस्तान समर्थकों के साथ साथ खालिस्तान के वैचारिक पर अधिष्ठान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी होगी। खालिस्तान दर्शन भी करीब 150 वर्ष पुराना है। अंग्रेज 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की विभाजन की कार्य नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियां चिन्हित कर बौद्धिक शैक्षणिक स्तर पर काम किया। तब अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू सिख संबंधों में कड़वाड़ घोलना था, क्योंकि सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहा है। तो गुरु परंपरा से उपजा प्रत्येक सिख स्वयं को धर्म और देश का रक्षक मानता है। अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने अधिकारी मैक्स आर्थर मैकोलीफ को 1860 के आसपास एक षड्यंत्र के अंतर्गत सिख बनाकर प्रस्तुत किया, जिसने विकृत विमर्श के आधार पर हिंदू सिखों में विभाजन का कुप्रयास किया। यूं तो अधिकांश हिंदू और सिखों पर इसका असर नहीं पड़ा, परंतु सिख पंथ का एक वर्ग उसके प्रभाव में आ गया। इसका बहुत विस्तृत और काला इतिहास है। इसी विमर्श को सिख पंथ का बहुत छोटा मगर मुखर वर्ग पाकिस्तान के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों से संचालित खालिस्तान का एजेंडा कितना झूठा है, ये उसके प्रस्तावित कपटी नक्शों से स्पष्ट होता है। खालिस्तान समर्थक भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को तो उसमें शामिल करते हैं, किंतु पाकिस्तान में पवित्र श्री ननकाना साहिब और जहां सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर का उल्लेख तक नहीं करते, जहां सिखों के कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। सिख गुरुओं की पुनीत परंपरा न केवल भारत अपितु समस्त मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक है। उसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या पंथ तक सीमित नहीं किया जा सकता। 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और धर्म की रक्षा करते हुए वे महाराष्ट्र के नांदेड़ में बलिदान हुए। 2 सिख गुरुओं हरिकिशन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। पंजाब में कहीं अधिक गुरुद्वारे पंजाब से बाहर स्थित हैं, जिनके प्रति हिंदू समाज की भी बड़ी श्रद्धा है। वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी, जिसमें पहले 5 खालसा यानी 5 प्यारे देश के चारों कोने से थे। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।